स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं। ऑल्दो कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में अपने पास्टुलेट्स दिए थे, लॉज नहीं दिए थे, लेकिन फिर बाद में इन पास्टुलेट्स को लॉज बना दिया गया था। तो मेंडल के 3 लॉज हैं इनहेरिटेंस के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, different characters are controlled by discrete units which are called as factors or elements। मतलब कि हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक हमारी आइज़ का कलर, हमारी आइज़ का साइज़, हमारी फेस का स्ट्रक्चर, हमारे बालों का कलर, हमारी स्किन की कलरेशन, हमारी हाइट, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे जो बिहेवियर है, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। और हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सेपरेट जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट। तो मेंडल ने जीन्स को कहा फैक्टर्स या एलिमेंट्स। तो ये है फर्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कि हमारी बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स मौजूद होते हैं। सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, मतलब कि हमारी बॉडी में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 1 पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और उस पेयर में एक जीन हम एक पेरेंट से लेते हैं, मतलब अपने फादर से लेते हैं, और जो उस पेयर का दूसरा मेंबर है वो हम अपनी मदर से लेते हैं। तो मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा कि फैक्टर्स हमेशा जोड़ों की सूरत में होते हैं, हमेशा पेयर्स की सूरत में होते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इन 1 पेयर 1 फैक्टर्स डोमिनेट्स ओवर द अदर, मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी एक करेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस हो या वो हाइब्रिड हो उस करेक्टर के लिए, तो चूँकि उसके पास 2 डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं, तो उन जीन्स में से जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है तो वो डोमिनेंट हो जाता है, और जो अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाता तो वो रिसेसिव हो जाता है। तो इसको हम पी प्लांट के करेक्टर्स के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हमने जस्ट एक ही करेक्टर को डिस्कस करना होता है इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में। हम यहाँ पे प्लांट की हाइट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जिसमें 2 डिफरेंट जीन्स मौजूद हो उस करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, तो ये हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस होता है उस करेक्टर के लिए। तो कैपिटल टी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डोमिनेंट। और ये जो स्मॉल टी है ये अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रिसेसिव हो जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो एक डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। तो ये 3 पॉइंट्स आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमेशा याद रखने हैं। साथ साथ हम कुछ टर्म्स को भी डिस्कस करते जाते हैं ताकि हमें इस चैप्टर को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये टर्म्स हम बार बार यूज़ करेंगे। एक है जीनोटाइप और दूसरा टर्म है फिनोटाइप। तो जीनोटाइप किसको कहते हैं? जब हम किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन्स लिख कर बताते हैं। जिस तरीके से अब यहाँ पे मैंने हाइट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन्स लिखे हुए हैं, एक कैपिटल टी लिखा हुआ है, एक स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो ये मैंने इसका जीनोटाइप लिखा हुआ है। जब हम जीन्स को लिख कर बताते हैं उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप जब हम उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस बताते हैं कि वो फिजिकली देखने में कैसा होता है, तो इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। यानी कि अब ये जो जीनोटाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट जीन मौजूद है जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करके कैरेक्टर को टॉलनेस में लेकर चला जाता है। तो ये हमने जीनोटाइप को समझा कि जो जेनेटिक मेकअप होता है, जिस जीन से वो बना हुआ होता है, जो कैरेक्टर्स के लिए जीन उसमें मौजूद होते हैं उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, और जो उस कैरेक्टर की फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, मतलब किसी 2 पेरेंट्स को इस तरीके से क्रॉस किया था कि उनमें बाकी कैरेक्टर्स सिमिलर थे, जस्ट वो एक ही कैरेक्टर में एक दूसरे से डिफरेंट थे। मेंडल ने ये कहा था कि जो हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस ऑस्प्रिंग है ये कैसे बनता है, ये इंडिविजुअल कैसे बनता है। उसके पास एक
डोमिनेंट टी होता है और एक उसके पास रिसेसिव टी होता है। तो ये जो डोमिनेंट टी है ये इसने किसी ऐसे पेरेंट से लिया हुआ होता है जो कि होमोजाइगस टॉल होता है, उसके पास 2 कैपिटल टी मौजूद होते हैं, इसलिए वो उनमें से एक को ले लेता है, एक टी को ले लेता है। और ये स्मॉल टी है यानी कि रिसेसिव टी उसने कहाँ से लिया होगा, उसने ये रिसेसिव जो टी है ये किसी रिसेसिव पेरेंट से लिया होगा और वो होमोजाइगस होगा उस कंडीशन के लिए, वो होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। क्योंकि जब इस पेरेंट्स में गैमीट्स बनेंगे तो उन गैमीट्स में से या ये टी जाएगा या ये टी जाएगा, तो दोनों एक जैसे हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और जब ये वाला पेरेंट्स गैमीट्स बनाएगा तो गैमीट्स में तो इन दोनों में से एक ही जा सकता है, तो ये टी आ जाएगा। इस तरीके से कोई दूसरा गैमीट बनेगा उसमें ये वाला टी आ जाएगा, तो सारे गैमीट्स एक ही जैसे होंगे क्योंकि उसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी ही मौजूद होंगे। तो ये हाइब्रिड इंडिविजुअल इन एक डोमिनेंट और दूसरे रिसेसिव पेरेंट के क्रॉस से बनता है। तो मेंडल ने इस वाले ऑस्प्रिंग को कहा कि इसका जो फिनोटाइप है वो अपने इन दोनों पेरेंट्स में किसी एक के जैसे होगा, या इसके जैसे होगा या इसके जैसे होगा। तो इसका फिनोटाइप इसके जैसा है क्योंकि ये होमोजाइगस टॉल है और ये हेट्रोजाइगस टॉल है, बट है दोनों टॉल ही। और मेंडल ने ये कहा था कि जो ये वाला इंडिविजुअल है ऑल्दो कि ये जीनोटिपिकली सिमिलर नहीं होगा लेकिन ये फिनोटिपिकली अपने किसी एक पेरेंट जैसा होगा। बट दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स अपेयर हो रहे थे स्किन कलर के हवाले से, हाइट के हवाले से या इंटेलिजेंस के हवाले से ह्यूमन में। क्योंकि ह्यूमन में तो ऐसा नहीं होता है कि एक टॉल बंदा और एक ड्वार्फ आपस में अगर शादी कर लेते हैं तो उनके सारे के सारे बच्चों में कैरेक्टर या तो टॉल में चला जाएगा या वो सारे के सारे ड्वार्फ हो जाएंगे। इंसानों में तो ऐसा नहीं होता है। इंसानों में अगर ये 2 पेरेंट्स आपस में क्रॉस कर लेते हैं तो उनके बच्चों में कैरेक्टर इंटरमीडिएट कैरेक्टर में चला जाता है, डिफरेंट हाइट्स के बच्चे उनके हो जाते हैं। बट ये जो लॉ है ये जस्ट पी प्लांट के हवाले से सही था, ह्यूमन बींग्स के हवाले से सही नहीं था, इसलिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस की वजह से इस लॉ को ग्लोबली नहीं एक्सेप्ट किया गया था। तो यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि हमारी बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं यानी कि फैक्टर्स हमेशा पेयर्स की सूरत में होते हैं। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, और लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। हाइब्रिड इंडिविजुअल कैसे बनता है, उसके पास एक कैपिटल टी होता है जो उसने डोमिनेंट पेरेंट से लिया होता है और एक उसके पास रिसेसिव टी होता है जो उसने अपने रिसेसिव पेरेंट से लिया होता है। वो फिनोटिपिकली अपने किसी एक पेरेंट के जैसा होता है ऑल्दो कि वो जीनोटिपिकली किसी भी पेरेंट के साथ रिजेंबल नहीं करता। और इस लॉ को यूनिवर्सली क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया था, इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग में एक्सेप्शनल केसेस मौजूद थी इस कैरेक्टर के हवाले से, जबकि ये लॉ पी प्लांट के हवाले से सही है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरी की पूरी बुक में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 100% MCQs भी आते हैं और 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है। अभी हम स्टेटमेंट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever 2 different alleles are brought together in an individual, they will stay together। ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें 2 different alleles कंबाइन हुए हैं, तो ये डिफरेंट एलील्स एक दूसरे के साथ रहेंगे उस इंडिविजुअल में। बट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, these alleles separate or segregate from each other so that each gamete receive one allele, not the both। मतलब कि इस इंडिविजुअल में तो ये डिफरेंट एलील्स कंबाइन रह रहे हैं, लेकिन जब ये बंदा या ये प्लांट जब ये गैमीट्स बनाएगा तो उन गैमीट्स में ये किस तरीके से इन जीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या ये दोनों दे देगा उस गैमीट में या ये एक देगा। तो ये इंडिविजुअल गैमीट्स में जस्ट एक ही देता है, या ये कैपिटल टी देगा या ये स्मॉल टी देगा। तो इसमें 2 तरह के गैमीट्स बनते हैं, एक जिसमें कैपिटल टी होता है और दूसरा जिसमें स्मॉल टी होता है। तो दोनों डिफरेंट एलील्स एक इंडिविजुअल में तो स्टे करेंगे, लेकिन जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट हो जाना। किस तरीके से सेपरेट होंगे कि जो एक गैमीट है तो उसमें एक ही एलील आ जाएगा उस पेयर का, दोनों को वो नहीं रिसीव करेगा। तो ये है स्टेटमेंट। बहुत आसान स्टेटमेंट है, कोई भी रट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये समझ आ गई हो तो।
अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मेंडल ने इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे। तो इसमें हम जो करेक्टर है उसको डिस्कस करते हैं, प्लांट की हाइट को ले लेते हैं, लेकिन आप कोई भी करेक्टर ले सकते हो। मेंडल ने जो 7 डिफरेंट करेक्टर्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया था, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को ले सकते हो, किसी भी करेक्टर को अपने इस टॉपिक में डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे पी प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट हाइट के लिए टॉल होता है, जिसको हम टी से कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव करेक्टर होता है तो वो उसमें हाइट के लिहाज से ड्वार्फ होता है, इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जीनोटिपिकली क्रॉस करके हम इसको समझते हैं। आपने पेपर में एक दफ़ा जीनोटिपिकली लिखना होता है और एक दफ़ा फिनोटिपिकली लिखना होता है। अगर समझ आ जाती है आपको इसकी तो आपको फिनोटिपिकली लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये है एक ऐसा पेरेंट जिसमें दोनों डोमिनेंट्स जीन्स मौजूद होते हैं उस कैरेक्टर के लिए, मतलब कि अब ये होमोजाइगस टॉल है, और ये दूसरा पेरेंट है जिसमें दोनों रिसेसिव जीन्स मौजूद है उस कैरेक्टर के लिए, तो इसलिए ये होमोजाइगस ड्वार्फ होता है। तो ये भी ट्रू ब्रीडर है, ये भी ट्रू ब्रीडर है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। तो इन दोनों पेरेंट्स को आपस में क्रॉस किया था मेंडल ने, तो इसको कहा P1 जनरेशन। P1 मतलब कि दोनों पेरेंट्स हैं, तो ये फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है ये। अब यहाँ पे आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि मेंडल ने हमेशा अपनी बात ट्रू ब्रीडर से स्टार्ट की थी, उसने हमेशा अपनी बात होमोजाइगस पेरेंट से स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे भी वो ट्रू ब्रीडर से ही बात स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो प्लांट है जब ये गेमीट्स बनाएगा तो चूँकि इसके दोनों एलील्स एक जैसे हैं, इसलिए ये गेमीट्स भी एक तरह के बनाता है। ये वाला पेरेंट्स भी जब गेमीट्स की फॉर्मेशन करता है तो चूँकि दोनों एलील्स एक जैसे हैं, इसलिए सारे के सारे गेमीट्स एक जैसे बनते हैं। तो जब ये गेमीट इस गेमीट के साथ कंबाइन हो जाता है तो इंडिविजुअल बनता है विद कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। लैटिन में फीलियल कहते हैं ऑस्प्रिंग को। ये इस दोनों पेरेंट्स के बच्चे हैं, ये ऑस्प्रिंग है, इसलिए हम इसको F1 जनरेशन कहते हैं। तो मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन में जो ऑस्प्रिंग्स आ जाएंगे वो फिनोटिपिकली अपने किसी एक पेरेंट की तरह होंगे, ऑल्दो कि वो जीनोटिपिकली अपने दोनों पेरेंट से डिफरेंट होंगे, लेकिन फिनोटिपिकली वो अपने किसी एक पेरेंट की तरह होंगे। 100% वो अपने एक पेरेंट की तरह होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो उसने काम किया वो ये था कि F1 यानी इस वाले जो ऑस्प्रिंग है इसको दूसरे F1 के साथ क्रॉस कर दिया, ब्रदर सिस्टर क्रॉस किया। कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले F1 ऑस्प्रिंग को और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले दूसरे ऑस्प्रिंग को आपस में क्रॉस किया। तो अब ये दोनों पेरेंट्स बन गए, क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं P2 जनरेशन। अब यहाँ पे जो गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो दो डिफरेंट गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये दोनों एलील्स तो उस F1 जनरेशन में स्टे करेंगे, लेकिन जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि एक गेमीट में कैपिटल टी चला जाएगा और दूसरे गेमीट में ये स्मॉल टी आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी ऐसा होगा, एक गेमीट में कैपिटल टी चला जाएगा और दूसरे गेमीट में स्मॉल टी आ जाएगा। तो F2 जनरेशन को लिखने के लिए हम इस तरीके से चेकर बोर्ड बना देते हैं, बॉक्सेस बना देते हैं। इस बॉक्सेस को हम कहते हैं चेकर बोर्ड, ताकि हम इजली F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो एक पेरेंट के गेमीट्स हम ऊपर लिख देते हैं और दूसरे पेरेंट्स के गेमीट्स हम नीचे लिख देते हैं। तो अब इसको इसके साथ क्रॉस करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा। ये टी और ये टी हम कैपिटल को पहले लिखते हैं तो कैपिटल टी आ जाएगा और ये स्मॉल टी आ जाएगा। ये टी और ये टी आपस में क्रॉस होंगे तो इस बॉक्स में हम इसको लिख देंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हमने ये F2 जनरेशन आ गई। अब इस F2 जनरेशन में हमने इसकी जो रिजल्ट्स है इसको रेशोज़ में एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि मेंडल का मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, इसलिए उसने रेशोज़ की सूरत में अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया था। हम जीनोटिपिक रेशो भी बताएंगे और फिनोटिपिक रेशो भी बताएंगे। हम जीन्स के हवाले से भी बताएंगे कि क्या वो उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 बनती है। मतलब कि इन F2 जनरेशन्स में अगर हम देखें तो एक
इंडिविजुअल ऐसा होता है जिसमें होमोजाइगस होता है उस करेक्टर के लिए। ये टॉलनेस के लिए होमोजाइगस है, लिहाजा ये 1 रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस टॉल। ये 2 ये हेट्रोजाइगस टॉल है, तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है हेट्रोजाइगस टॉल। और ये 1 ये एक जो इसका ऑफस्प्रिंग है ये होमोजाइगस रिसेसिव के साथ आ जाएगा, मतलब ड्वार्फ हो जाएगा। तो ये जो 1:2:1 है, इसमें 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और 1 होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये जो F2 जनरेशन है उसकी जीनोटिपिक रेशो को हमने एक्सप्लेन कर दिया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि 1 किसको कहा, 2 किसको कहा और 1 किसको कहा। अब हम इसकी फिनोटिपिक रेशो को डिस्कस करते हैं। फिनोटिपिक रेशो है इसकी 3:1। 3 क्या है इसमें और 1 क्या है। 3 इसमें ऐसे बच्चे थे जो कि फिनोटिपिकली टॉल थे। ये भी फिनोटिपिकली टॉल है, ये भी फिनोटिपिकली टॉल है और ये भी फिनोटिपिकली टॉल है, जबकि 1 ये फिनोटिपिकली ड्वार्फ था। तो यह है इसकी फिनोटिपिक रेशो। ये रेशोज़ आपने याद रखनी है, या हम इसको परसेंटेजेस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फिनोटिपिक रेशो को, कि 75% इस F2 में ऑफस्प्रिंग्स टॉल थे और 25% इसमें ड्वार्फ थे। तो ये है सारा मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे ही होता है कि किसी करेक्टर के लिए अगर हम में 2 डिफरेंट एलील्स आ जाते हैं तो वो उस इंडिविजुअल में तो स्टे करते हैं, लेकिन जब फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होती है तो गेमीट्स के पास उस पेयर में जस्ट एक ही एलील आ सकता है, वो दोनों जीन्स को नहीं रिसीव कर सकता है। तो ये सारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मैंने आपसे कहा किसी करेक्टर को भी लेकर आप उसको अपने लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे हमने हाइट लिया था। मेंडल ने हमेशा अपनी बात स्टार्ट की थी ट्रू ब्रीडर से। पहले P1 जनरेशन को आप इसमें क्रॉस किया, उसके रिजल्ट में F1 जनरेशन बनी। फिर F1 और F1 का आप इसमें क्रॉस किया तो उससे F2 जनरेशन बनी। तो F2 जनरेशन में फिर रेशोज़ क्या आई, जीनोटिपिक रेशो थी इसकी 1:2:1 और जो इसकी फिनोटिपिक रेशो थी वो 3:1 थी। तो ये सारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। तो बेटा हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि इसको हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा, क्योंकि सेपरेशन होती है। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन। लेकिन अब हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाई दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। तो इस चीज़ को अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन हाइब्रिड इंडिविजुअल अगर इस किस्म की कंडीशन होती है, द एलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ये टी और ये टी आप इसमें मिक्स तो नहीं हो गया, ये तो उस इंडिविजुअल में रह रहा है लेकिन ब्लेंडिंग इसकी नहीं हो रही है। ड्यूरिंग गेमीट्स फॉर्मेशन द सेपरेशन ऑफ वन एलील डज नॉट इफेक्ट द अदर। अब अगर इस तरीके से हाइब्रिड कंडीशन होती है तो ये स्टे कर रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा। वो डोमिनेंट है, वो रिसेसिव है, लेकिन मिक्सअप नहीं हो रहे एक दूसरे में। तो जब गेमीट्स फॉर्मेशन होगी तो ये दोनों एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे को इफेक्ट किए बगैर। तो इस गेमीट में उस करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए प्योर बात आ जाएगी, प्योर करेक्टर आ जाएगा। ये गेमीट ऐसा है जिसमें इन दोनों में से एक ही एलील इसने लिया हुआ है, तो ये गेमीट उस करेक्टर के लिए प्योर है, ये गेमीट उस करेक्टर के लिए प्योर है, मतलब कि ये रिसेसिव करेक्टर के लिए प्योर है और वो डोमिनेंट करेक्टर के लिए प्योर है। सो दैट गेमीट्स विल बी प्योर फॉर दैट पर्टिकुलर करेक्टर। दिस इज़ द रीज़न दैट वाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। तो होप्स हो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि वो जीन्स आपस में रहते तो हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो रहते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ, लेकिन वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो गेमीट्स में उन दोनों में से एक ही जाता है, तो वो गेमीट्स प्योर गेमीट कहलाता है, क्योंकि वो उस करेक्टर के लिए प्योर होता है। ये टॉलनेस के लिए प्योर है और ये रिसेसिव यानी कि ड्वार्फिज्म के लिए प्योर होता है। हम इसको थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, लेकिन हम जीन के लेवल पर नहीं, यहाँ पे हम क्रोमोसोम के लेवल पर बात करेंगे। ह्यूमन में मेल में सेक्सुअल क्रोमोसोम्स 1 पेयर में होते हैं और जो सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं उसको हम मेल की केस में कहते हैं X और Y क्रोमोसोम। तो अब ये जो मेल है जब ये स्पर्म्स बनाता है
तो इन दोनों क्रोमोसोम्स में से जो एक स्पर्म है उसमें एक क्रोमोसोम को भिजवा देता है, और जो दूसरा स्पर्म बनता है तो इन दोनों क्रोमोसोम्स में से एक को भिजवा देता है। तो ये एक ऐसा स्पर्म बन गया है जिसमें सेक्सुअल क्रोमोसोम एक है और वो एक्स है, और ये दूसरा स्पर्म है जिसमें सेक्सुअल क्रोमोसोम वाई है। तो अब यहाँ पे तो ये रह रहे थे एक दूसरे के करीब करीब, लेकिन जब गेमीट्स की फॉर्मेशन हुई तो ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब जब सेपरेट हो गए तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में भी एक ही पेयर होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम का, और वो एक्स एक्स होता है। फीमेल में दोनों एक जैसे होते हैं, मेल में एक्स वाई होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। तो अगर ये एक्स इस एक्स के साथ कंबाइन होता है तो गर्ल बेबी गर्ल बनती है, और अगर ये वाई इस एक्स के साथ कंबाइन होता है तो बेबी बॉय बनता है। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि मेल में अगर आप देखें तो एक्स और वाई तो एक दूसरे के करीब रह रहे थे। हम क्रोमोसोम लेवल पर यहाँ पे बात कर रहे हैं, जीन लेवल पर नहीं, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी क्रोमोसोम लेवल पर कि एक्स और वाई तो एक दूसरे के करीब रह रहे हैं उस मेल के अंदर, लेकिन वो एक दूसरे में ब्लंट तो नहीं हो रहे, वो एक दूसरे में मिक्सअप तो नहीं हो रहे। जब गेमीट्स की फॉर्मेशन हुई तो एक्स अपने रास्ते पर गया, वाई अपने रास्ते पर गया। अगर ये एक्स किसी ऐसे एग के साथ कंबाइन हुआ जिसमें एक्स था तो एक्स एक्स कंबाइन होकर बेबी गर्ल बनाते हैं, और वाई और एक्स कंबाइन होकर बेबी बॉय बनाते हैं। तो ये सारा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में।